हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई इम्पोर्टेंट स्कीम्स को पढ़ना है तो ऑलरेडी संडे को वीडियो उपलब्ध हो चुका था, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरह के वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भामाशाह नीति 2025 की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भामाशाह नीति 2025 की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान सरकार के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई है। अब हम बात कर लेते हैं भामाशाह नीति 2025 है क्या। तो इसके अंतर्गत जो आपका टारगेट रखा गया है, जितने भी राजस्थान में आपके विद्यालय हैं उनके विद्यालयों में सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो लागत आने वाली है सुधार में, वो कहाँ से आपकी प्रोड्यूस की जाएगी। तो लागत आएगी जो भी आपकी परोपकारी नीति होती हैं और उनमें जो आपका पैसा मिलता है, प्लस जो आपका कॉर्पोरेट आपको पैसा देता है आपके डेवलपमेंट के लिए एज ए CSR, जो उत्तराधिकारी आपका क्या होता है 2% लगता है और वो आपको प्रदान करता है, उससे विद्यालय में सुधार किया जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान सरकार। विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? खंडवा, ग्वालियर, सागर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास 2025 की, कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आपका किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा जिले में इसका आयोजन किया गया है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि आपका विषाणु संक्रमण प्रतिरोध अभ्यास क्यों किया गया है। तो इससे जो आपकी विषाणु से होने वाली बीमारियां, जितनी भी आपकी विषाणु से आपकी बीमारियां होती हैं, उनका प्रसार कैसे होता है आपका, उसका मूल्यांकन करना है। क्या करना है? आपको मूल्यांकन करना है कि उन्हें कैसे आपका रोका जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल आपकी राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ के CM जी का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, CM है आपके मोहनलाल यादव। एक एक पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खंडवा। घूमर नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। जैसे ही आपके मन में आता है कि घूमर नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो एक ही आंसर आना चाहिए कि ये आपका लोक नृत्य है राजस्थान का। तो ऑफकोर्स राजस्थान में ही इसका आयोजन किया गया होगा, उसकी राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1। अब हम बात कर लेते हैं घूमर नृत्य महोत्सव 2025 के बारे में। तो ये कहाँ कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन आपके जितने भी 7 संभागीय मुख्यालय हैं, क्या हैं आपके संभागीय मुख्यालय हैं, उनमें आपका क्या किया गया है? आयोजन इसका किया गया है। अब इसका आयोजन का पर्पज़ क्या था, टारगेट क्या था आयोजन करने का? तो महिलाओं को एकत्रित करना या उसके संगठित करना, इसका क्या था? महिलाओं को संगठित करना इसका उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपसे लोकगीत के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व मत्स्य दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विश्व मत्स्य दिवस 2025 की बात की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 21 नवंबर को आपका विश्व मत्स्य दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 की थीम के बारे में, क्योंकि थीम अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती है कि इसकी थीम क्या होगी। तो थीम थोड़ी सी लंबी है, ध्यान रखिएगा। भारत की जल जनित अर्थव्यवस्था में बदलाव,
समुद्री खाद्य वस्तुओं के लिए निर्यात में मूल्यवर्धन। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि आपके क्या है कि जलजनित अर्थव्यवस्था में बदलाव कैसे आएगा। क्या है आपका चेंज इन वाटर बेस्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ये 2025 की थीम है और इस पे ये आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अबुआ आवास योजना का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, झारखंड राज्य से इसका संबंध है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हाल ही में आपकी योजना है, चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो झारखंड का एक जिला है चतरा जिला, इस चतरा जिला को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली एक जनजाति है बिरहोर। क्या है आपकी? बिरहोर जनजाति है आपकी। इनको सीएम जी के द्वारा आपके क्या दिए गए हैं? आवास प्रदान किए गए हैं, इसलिए ये आपकी चर्चा में आपकी बनी हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं आपके किसके, झारखंड के बारे में, तो झारखंड आपकी स्थापना कब हुई है इसकी? तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई है। कौन सा राज्य बना था इंडिया का? तो 28वां राज्य बना था आपका झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी रांची। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 2 मई विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 मई विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि ये आपका मई में सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ये किया जाता है आपका प्रत्येक 2 फरवरी को। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भारत के किस जिले से की गई है? फतेहाबाद, सूरतगढ़, हैदराबाद, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत की गई है भारत के कौन से जिले से की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूरतगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि सूरतगढ़ जिला है वो कहाँ पर आपका पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, सूरतगढ़ जिला है आपका राजस्थान का, यानी राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी डेट में इसकी शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 19 फरवरी 2015 को। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका स्लोगन भी आपका याद रखना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका ही स्लोगन है, स्वस्थ हरा खेत हरा। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? सूरतगढ़ से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? अगस्त 1996, अगस्त 1998, जुलाई 1999, अगस्त 2001, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत किसकी अनुशंसा पर की गई थी? आपकी कौन सी समिति की अनुशंसा पर की गई है, वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनेगा। आरवी गुप्ता समिति, क्या है आपकी? आरवी गुप्ता समिति के कहने पर ये आपकी स्टार्ट की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है, इसका क्या यूज़ है, एक एक करके हम उसे भी देख लेते हैं। तो इसके साल के अंतर्गत पहले आपको 3 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कराया जाता था किसान लोगों को। किनको? किसान लोगों को। लेकिन बजट 2025-26 के अंतर्गत इसको बढ़ा दिया गया है। कितना अब लोन ले सकते हैं? तो आपका 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं इसके अंतर्गत किसान लोग। उसका प्रीमियम राशि कितना हुआ करता था, कितने % ब्याज देना पड़ता है, वो भी समझ लीजिए। अगर आपने पहली बार क्या लिया है कि ब्याज लिया है, तो 7% आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा।
लेकिन आपने कहे अनुसार अपना जो मूलधन लिया है वो विद इन टाइम अगर आप लौटा देते हैं तो आपको उसके अंतर्गत 4% की सब्सिडी भी मिल जाती है। कितने परसेंट की? 4% की सब्सिडी मिल जाती है। कुल मिला के आपको 3% पैसा देना होता है एज ए इंटरेस्ट। सॉरी, इस चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर 3% की आपको सब्सिडी मिल जाती है, मतलब 7 माइनस 3 इजिकल टू 4% पैसा ही आपको देना पड़ता है एज ए इंटरेस्ट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1964, जनवरी 1965, 1985, 1970, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना आपकी कब की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 1965 में इसकी स्थापना की गई। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम क्या था, क्योंकि नाम वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। कृषि मूल्य आयोग, क्या नाम था आपका इसका? कृषि मूल्य आयोग इसका नाम था जब इसकी स्थापना की गई। तो इसका जो नाम परिवर्तन है वो कब कर दिया गया? तो नाम परिवर्तन कर दिया गया था आपका 1985 ईस्वी में। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, लेखपाल में भी पूछा गया था, बीपीओ में भी आपका क्वेश्चन इससे संबंधित आए थे जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। नाम परिवर्तन को भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि ये आपकी जो एमएसपी होती है उसका फॉर्मूला क्रिएट करता है और फसलों को बताता है कि कितनी फसलें हैं एमएसपी की। 22 फसलों की आपके मूल्य निर्धारित करने का सजेशन देता है भारत सरकार को। उसके अकॉर्डिंग आपको एमएसपी मिलती है 22 फसलों पर, जबकि जो एक फसल है आपकी गन्ना, उस पर एमएसपी ना मिलकर क्या मिलती है आपको? एफआरपी मिलती है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह अधिनियम देश के नागरिकों को भोजन की गारंटी प्रदान करता है। ये इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी, 70% शहरी आबादी का कवर करना प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 से 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ था, या उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये 2013 है आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। अधिनियम में देश के नागरिकों को भोजन की गारंटी प्रदान करता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 जुलाई 2013 को प्रभावी हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% तो आपकी ग्रामीण आबादी को कवर करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाता है क्योंकि ये शहरी आबादी को 50% ही कवर करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 2006, सितंबर 2007, अक्टूबर 2007, नवंबर 2008, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की, कब प्रारंभ ये किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर 2007 में ये प्रारंभ किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि आपकी प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था। किसको? प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था, जिससे कि आपके खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। तो वहाँ पर आपको याद करना होगा गेहूँ, वहाँ याद करना होगा आपको चावल, और याद करना है आपको दाल। इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था जिससे कि आपके खाद्यान्न की आपूर्ति भारत में बढ़ सके। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? 15%, 20%, 25%, 30%, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अग्निपथ योजना है, इम्पोर्टेंट योजना है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछ चुकी है। UPSSC और इवन UPPCS
दोनों ही क्वेश्चन इसके पूछ चुके हैं और ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है। तो इसको एक एक करके ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने प्रतिशत आरक्षण आपके नौसेना ने महिलाओं को देने का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20%। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की। तो अग्निपथ योजना आपकी क्या है, कब प्रारंभ की गई है, एक एक पॉइंट इसके इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्रारंभ की गई है आपके 14 जून 2022 में। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत आपके आर्मी में जितनी भी आपकी तीनों डिवीज़न हैं, आपकी आर्मी में मान के चलिए कि आर्मी है आपकी, उसी तरह से आपकी नेवी है और उसी तरह से आपकी एयरफोर्स है। इन तीनों में आपके 4 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 साल के लिए यहाँ पे भर्ती की जानी है लोगों की या फिर स्टूडेंट्स की। ओनली कार्यकाल कितना होगा उनका, 4 साल का कार्यकाल होगा। इसके अंतर्गत उनकी भर्ती की जानी है। ध्यान रखिएगा प्रत्येक 4 साल के लिए की जाएगी। एज लिमिट क्या है आपकी जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके अंतर्गत, तो एज लिमिट रखिए 17.5 से लेकर 21 वर्ष के अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें आपका सिलेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं। उसका नाम भी आपको याद रखना है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सिलेक्टेड पर्सन को अग्निवीर कहा जाता है। सेवा काल 4 वर्ष का होता है। इस योजना के अंतर्गत ये प्रारंभ की गई है आपकी 14 जून 2022 को। महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था नौसेना के थ्रू, कितना, 20% का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिनों का कार्य देने की गारंटी प्रदान की गई, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हो सकता है कि आप नाम से इसे ना पहचान पाएँ। नाम क्या दे रखा है इसका, तो नाम दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। लेकिन जैसे ही आपकी शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ते हैं तो इसका नाम होता है मनरेगा। और मनरेगा को 90% लोग आपको जानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या वर्क किए जाते हैं, क्या इसके प्रावधान है। यहाँ पर देख लेते हैं कितने दिनों का यहाँ पर आपको प्रावधान दे रखा है, कार्य देने की गारंटी दी जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 100 दिन की गारंटी इसके अंतर्गत आपकी दी जाती है। अब हम इसकी एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि ये प्रारंभ कब हुआ था, अर्थात स्टार्टिंग कब इसकी हुई थी। तो स्टार्टिंग हुई थी आपकी 2 फरवरी 2006 में ये प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले ये कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो 200 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 2008 में और इसके अंतर्गत जिले जोड़ दिए गए। कब जोड़ दिए गए, 2008 में इसके अंतर्गत 130 जिले और जोड़ दिए गए। लेकिन उसके बाद में भी आपका 1 अप्रैल 2008 को इसका और विस्तार कर दिया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूरे देश में ही इसका विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया आपका, 1 अप्रैल 2008 को इसका पूरे देश में ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, पूरे देश में विस्तार कर दिया गया। अब जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो किस नाम से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, तो ध्यान रखिएगा नरेगा नाम से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन 2009 में ऐसा क्या हुआ, तो 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके रख दिया गया था मनरेगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2 अक्टूबर भी याद कर लीजिएगा। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। अब इसका उद्देश्य क्या था स्टार्टिंग करने का, तो उद्देश्य था आपके जितने भी आपके ट्रेंड या फिर नॉन स्किल्स जो पर्सन होते हैं उनको रोजगार प्रदान करना था। कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो 100 डेज का रोजगार इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है नॉन स्किल्स और ट्रेंड पर्सन को। ग्रामीण एरिया में मोस्टली आपका सबसे ज़्यादा काम दिया जाता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, 100 डेज का वर्क दिया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1933, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना हुई कब है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और बात करते हैं इसके मुख्यालय की कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। इसकी बात करते हैं आपके जो गवर्नर होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है वर्तमान में। अब हम बात करते हैं कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपका। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949 के अकॉर्डिंग ये इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? पारादीप, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कांडला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी क्षेत्र में आपका स्थित है। पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कांडला। कांडला आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में आपका स्थित है। तो देखिए एक रफली आपका चित्र बना रहा हूँ इस तरह से। ये भारत का मैप है। तो यहाँ पर आपका कांडला स्थित है गुजरात में। तो ये कहाँ है? आपका पश्चिम में है। जबकि पारादीप आपका कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है यहाँ पर। इसी तरह से विशाखापट्टनम और इसी तरह से आपका तूतीकोरन। तो ये क्या है? आपके पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे पश्चिमी क्षेत्र का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कांडला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नई दिल्ली में ये स्थित है। और नई दिल्ली भारत की क्या है? आपकी राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। विसेंट स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। रीजन क्या था इसको कहने का? तो रीजन था आपकी जितनी भी इन्होंने बैटल लड़ी थी वो सब की सब इन्होंने जीती थी। तो भारत में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने वो सभी इनके द्वारा जीती गई थी, इसलिए इनको कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम आंसर देख लेते हैं। तराइन युद्ध कब हुआ था आपका? किनके मध्य हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा 1192 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? आपकी हार हुई थी, जबकि मोहम्मद गौरी इसमें विजय रहा था। अब हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो भी है। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा पानीपत का युद्ध हुआ था इनके मध्य में। कब हुआ था पानीपत का युद्ध? तो अप्रैल 1526 ईस्वी में इनके मध्य में हुआ है। वही बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके मध्य हुआ था आपका प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो
57 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में कौन से युद्ध हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, मैसूर के युद्ध इनके मध्य में हुए थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? द्वितीय तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहले देखते पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी, तो इनके बारे में देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। वहीं प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध हुआ है आपके 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पहले घटित कौन सा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय तराइन का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में स्थित नहीं है? सूडान, सोमालिया, तुवालू, मोजाम्बिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि कौन सा देश आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तुवालू। तुवालू कहाँ पर स्थित है? एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कुछ। तो हाल ही में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका प्रशांत महासागर में एक टापू देश है आपका। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। लेकिन प्रशांत महासागर का पानी का जो जल स्तर है, यानी पानी का जो स्तर है, लगातार क्या हो रहा है आपका? बढ़ रहा है, जिसके कारण दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो माइग्रेट कर रहा है पूरा का पूरा। क्या कर रहा है आपका? माइग्रेट कर रहा है। और माइग्रेट करने के बाद इसके जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया वालों ने इन्हें एक्सेप्ट किया कि आप हमारे यहाँ पर बस जाइए। इनकी जो जनसंख्या वो लगभग 12,000 प्लस जनसंख्या कुछ है। तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो माइग्रेट करने वाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विस्टा डोम जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है? लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सोनभद्र, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में विस्टा डोम जंगल सफारी बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लखीमपुर खीरी में। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि विस्टा डोम जंगल सफारी एक्चुअली में है क्या। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है लखीमपुर खीरी जिले में किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में आपका एक दुधवा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इसको स्टार्ट करने का प्लान आपका चल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये है क्या वो भी समझ लीजिए। तो ये आपका क्या है? एक इको टूरिज्म को बढ़ावा करने की पहल है आपकी। क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की पहल है, इसको बढ़ाना है। इसके अंतर्गत आपकी एक रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत आप सब कुछ देख सकते हैं। क्या होगी? ट्रांसपेरेंट हो गई है, जिससे कि वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति प्रकृति का आनंद ले सकें। ध्यान रखना है कितने किलोमीटर की स्टार्ट में कितने पर्यटकों का भ्रमण किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत मई 2025 को अनाउंस किया गया था कि 107 किलोमीटर आपकी ट्रेन की यात्रा इसके अंतर्गत कराई जाएगी, जिससे कि जो पर्यटक आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, वो ईजिली वहाँ पर क्या कर सकें? घूम सकें, भ्रमण कर सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखीमपुर खीरी। यमुना क्षेत्र पेयजल योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? आगरा नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, गाजियाबाद नगर निगम, मथुरा नगर निगम, इनके या इनमें से कोई नहीं। तो यमुना क्षेत्र पेयजल योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा नगर निगम के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका प्रारंभ करने का, यानी एम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके जल संकट पैदा हुआ है आगरा जिले में, उससे उबारने के लिए इसे चलाया जा रहा है आपका। दूसरा क्या है कि जो आपका पेयजल आपको प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा? प्रोवाइड पेयजल आपका प्रोवाइड कराया जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन ये जो पेयजल है वो कहाँ से आपका प्राप्त होगा, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर आपकी एक झील का नाम है कीटम झील। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम झील है ये, वहाँ से पानी प्राप्त किया जाएगा, जिसे हम सूर सरोवर के नाम से भी
जानते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आगरा नगर निगम। भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का प्रथम राज्य आपसे पूछ रहा है कि जिसने राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। अब स्थापना कहाँ पे की जाएगी उत्तर प्रदेश में भी? तो ये गोरखपुर में ऐसा प्रावधान करने की घोषणा की गई है कि वहाँ पर आपके होटल प्रबंधन संस्था बनाने की घोषणा की गई है। अब इससे क्या हुआ कि राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र है उसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा? जो ईस्टर्न पार्ट है आपके उत्तर प्रदेश का, उसको क्या मिलेगा? पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 20 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर, 23 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 19 नवंबर को हम उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इनका जो बॉर्न हुआ है अर्थात वर्त हुई है आपकी, इनके जो जन्म हुआ है आपका, वर्त हुआ है, वो कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ है वो 19 नवंबर 1828 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है जिसका नाम है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम अक्सर करके आपसे पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनके दादा या फिर इनके जो परिवार वाले हैं इनसे क्या बोलते थे? या तो मनु नाम लर्न कर लीजिएगा या फिर मणिकर्णिका। क्या नाम है इनका? मणिकर्णिका नाम आपको लर्न करना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। अगर हम दादा की बात करते हैं कि इनके दादा इन्हें क्या बुलाते थे, तो ध्यान रखिएगा छबीली इनके दादा के द्वारा इनको बुलाया गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में पूछ चुका है कि इनके दादा इन्हें क्या कह के बुलाते थे। अब वहीं अगर हम बात करते हैं इनकी डेथ की, तो डेथ इनकी कब हुई है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी PCS में। 17 जून 1858 ईस्वी में, यानी स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंतर्गत ही इनकी मृत्यु आपकी हुई थी। अब इनकी समाधि की बात कर लेते हैं क्योंकि अक्सर समाधि से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वर्तमान समय में ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। घोषित राम वन विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सारनाथ, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया है आपका घोषित राम वन विहार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 कौशाम्बी जिले में ये स्थित है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं घोषित राम की। तो इसे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आपका क्या किया गया है? ऐड किया गया है। अब बौद्ध सर्किट क्या है आपका? तो यहाँ पर जो बौद्ध से रिलेटेड आपके जितने भी प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट किया गया है, बढ़ावा दिया गया है, जिससे क्या हो, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो कौशाम्बी है आपका बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लोगों के लिए आपका इम्पोर्टेंट प्लेस आपका माना जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस मंदिर के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली की स्थापना नहीं की गई है? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, चंद्र उदय मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है, लेकिन कौन से मंदिर पर नहीं की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 चंद्रोदय मंदिर पर। इसका मतलब है कि 3 मंदिरों पर AI आधारित आर्टिफिशियल निगरानी प्रणाली रखी गई है, जिसमें से काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ये कहाँ पर है आपका?
वाराणसी में है। इसी प्रकार से दूसरा मंदिर राम मंदिर है जो कि आपका अयोध्या में स्थित है। वहीं अगर आपके तीसरे मंदिर की बात करते हैं तो वो आपका गोरखपुर में ही स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4 चंद्रोदय मंदिर को इसके अंतर्गत मेंशन नहीं किया गया है, जो कि आपका वृंदावन यानी मथुरा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा बिहार राज्य से नहीं मिलती? बलिया, चंदौली, गाजीपुर, बलरामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा है जो किससे नहीं मिलती? बिहार राज्य से नहीं मिलती। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 बलरामपुर। जबकि आपकी बलिया, चंदौली और गाजीपुर तीनों की आपकी क्या है? राज्य से सीमा मिलती है। टोटल कितने जिलों की मिलती है? तो ध्यान रखिएगा टोटल 7 जिलों की मिलती है, जिनमें से 3 जिले आपके बलिया, चंदौली और गाजीपुर है। और कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है? आपकी बिहार राज्य से मिलती है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एक तो है आपका सोनभद्र, नेक्स्ट है आपका देवरिया है, कुल मिला के 5 हुए। और 2 और कौन कौन से जिनकी सीमा आपकी मिलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। और उसमें से एक मेंशन है आपका कुशीनगर और आपका 7वां है आपका महाराजगंज। इनकी आपकी सीमा इनके साथ में मिलती है। किसके साथ में? आपके तीनों 7 की मिलेगी बिहार राज्य के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ जिला दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्यालय दे रखे हैं। संत कबीरनगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कौशाम्बी, मंजनपुर, सिद्धार्थनगर, आपका पडरौना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धार्थनगर, पेडरौना। क्योंकि संत कबीरनगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंजनपुर, ये तीनों ही आपके सम्मिलित हैं। जबकि सिद्धार्थनगर का पडरौना ना होकर क्या है आपका नवगढ़ है। आपका क्या है? नवगढ़ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या है? श्रावस्ती, बदायूं, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बदायूं। कितने संख्या इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत है 23, दैट इज मैक्सिमम। वहीं अगर आपकी श्रावस्ती की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 है, दैट इज आपकी मिनिमम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की संख्या है? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कौन से जिले के अंतर्गत सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज। कितनी है आपकी? तो आपकी 12 विधानसभा सीटें हैं आपकी प्रयागराज के अंतर्गत। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 403 आपके टोटल विधानसभा की संख्या है आपके उत्तर प्रदेश में। वहीं शौक बात है आपके विधान परिषद की। आपकी 80 है लोकसभा सीटें हैं आपकी। ये पॉलिटिकल चीज़ें याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत विधानसभा के 2 से अधिक सीटें हैं? श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट, बांदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं कौन से जिले के अंतर्गत 2 से अधिक आपकी विधानसभा की सीटें हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपकी बांदा में। जबकि श्रावस्ती में 2 हैं, महुआ में आपकी 2 हैं और चित्रकूट में भी आपकी 2 हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 4 क्षेत्रों में इसे
बांटा गया है। अब वो आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से जिसे 4 में डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, हम पश्चिम से स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आपका है पूर्वी क्षेत्र, ये 3 हो जाते हैं। इसके साथ साथ में आपका बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल या फिर बुंदेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 पूर्वांचल में। अब पूर्वांचल में कितनी संख्या है, तो देखिए पूर्वांचल में आपकी संख्या है 162। वहीं पश्चिमांचल में कितनी है, तो 149। मध्यांचल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके 73 हैं और बुंदेलखंड की बात करते हैं तो 19 हैं। टोटल जब आप करेंगे तो टोटल बैठनी है आपकी 403। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया? 12, 13, 14, 15, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? जुलाई 1938, जुलाई 1937, जून 1937, अक्टूबर 1937, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा की बात की जा रही है कि इसका प्रथम गठन आपका कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जुलाई 1937 को। तो इसका मतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे होंगे उस समय के, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नारी बंदी निकेतन स्थित है? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नारी बंदी निकेतन स्थित है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। बिट्टूर मेले का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? आगरा, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो बिट्टूर मेले का जो आयोजन है प्रदेश के कौन से जिले में आपका किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कानपुर जिले में। अब हम बात करते हैं बिट्टूर मेले के बारे में। तो ये गंगा नदी के किनारे पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है, नंबर 1। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके वाल्मीकि जी का आश्रम है। क्या है आपका? वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान से मिलती है? आगरा, सहारनपुर, सोनभद्र, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से आपकी मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा। आगरा की सीमा किससे मिलती है? तो MP प्लस राजस्थान से इसकी सीमा मिलती है। वहीं अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्लस आपकी हिमाचल प्रदेश की इसकी सीमा मिलती है। सोनभद्र की बात करते हैं तो इसकी सीमा तो आपके 4 राज्यों से मिलती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, MP से, प्लस आपकी बिहार से। वहीं महाराजगंज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सीमा आपकी नेपाल से मिलती है, प्लस आपके बिहार से। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, आगरा। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर खोला गया था? आगरा, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर आपका खोला गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, आगरा में खोला गया था। खोला कब गया था आगरा में? तो 1844 ईस्वी को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1865, 17 मार्च 1866, 16 मार्च 1867, 17 मार्च 1864, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 17 मार्च 1866 को। अब इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रयागराज में आपका स्थित है। स्थापना हुई है आपकी 17 मार्च 1866 ईस्वी को। ये भारत का सबसे बड़ा आपका क्या है, उच्च न्यायालय है, जिसकी टोटल जजों की संख्या मैक्सिमम लिमिट है आपकी 160 की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इस प्रकार आज के हमारे कंप्लीट 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, वे बच्चे जो आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल स्कीम्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको टोटल आपकी स्कीम्स पढ़नी है उत्तर प्रदेश की, जो कि स्टार्ट कब से हुई थी, 1990 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक की सभी स्कीम्स आपकी एक वीडियो में अवेलेबल है। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।